यस प्लीज, सारे यहाँ लिखेंगे प्लीज। लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आप लोगों को ना शेड्यूल्स बनवाए थे। उन दो शेड्यूल से, उन दोनों शेड्यूल में किसी एक शेड्यूल के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट दी 40 और दूसरे शेड्यूल के अंदर इन्वेस्टमेंट दी 60। फिर आपसे मैंने पूछा बच्चों, एक बात बताओ कि इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है? आपने मुझे बोला कुणाल सर कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है 20 का, बट इन्वेस्टमेंट में चेंज 20 का आया था, बट इनकम में चेंज, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में चेंज आया था कितने का? 100 का। बाकी सब सेम था, एमपीसी सेम था, जीरो लेवल पे कंजम्पशन सेम थी, सेविंग सेम था। सिर्फ मैंने दो शेड्यूल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट में चेंज सिर्फ 20 का लेकर आया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में चेंज 20 का लेकर आया, और उसकी वजह से कंट्री की इनकम में चेंज 100 का आ गया। इसका मतलब आपने मुझे बोला कुणाल सर इसका मतलब एक बात बताओ, आप क्या जरा इस चीज को प्रैक्टिकल समझा सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे ये चीज वैलिड है, ये कैसे हो सकता है सर? मैं आपको शेड्यूल्स के थ्रू जो लास्ट क्लास में समझाया था, जिससे नहीं देखा वो वीडियोस देख सकता है। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको शायद से याद होगा जब आप मेरे साथ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे थे, तब उस चैप्टर के अंदर आपने मुझे पता क्या बताया था? आपने मुझे बताया था इंजेक्शन और लीकेज। वो फर्स्ट चैप्टर था हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैंने आपसे पूछा बच्चे क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट, इंजेक्शन और लीकेज, तब आपने मुझे बताया कुणाल सर टू सेक्टर इकोनॉमी है, सर्कल है पूरा, कोई लीकेज नहीं है, मतलब कि पैसा इस सर्कल से बाहर नहीं जाता, मतलब सेविंग्स नहीं होना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सर्कल में पैसा आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। सर जितना ज्यादा इंजेक्ट होगा, जितना ज्यादा इंजेक्ट होता होगा उतनी इनकम और बढ़ती है, और जितना विड्रॉल होगा सर्कल से उतनी इनकम कम होगी। तो कुणाल सर एक बात बताओ, लास्ट क्लास में आपने हमें समझाया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, और एक तो करा आपने, एक शेड्यूल में आपने इन्वेस्टमेंट ली थी कितनी? 40, और एक शेड्यूल में आपने इन्वेस्टमेंट ली कितनी? 60, है ना? ये तो करा। इसका मतलब लास्ट शेड्यूल में आपने बताया कि कंट्री में क्या बढ़ी थी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इंजेक्शन, तो कंट्री की इनकम बढ़ गई। पहले कंट्री की इक्विलिब्रियम इनकम 300 थी, पहले कंट्री की इक्विलिब्रियम इनकम कितनी थी? 300, और वही कंट्री की इनकम बढ़कर कितनी होगी जी? 400। वही कंट्री की इनकम बढ़कर कितनी होगी जी? 400। तो 20 इन्वेस्टमेंट 20 से इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंट्री की सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितने से बढ़ गई? 100 से। कितने से बढ़ गई? 100 से। आप सुनते रहना जरा ध्यान से, एक बात को सुनते रहना ध्यान से एक बात। तो सर एक बात बताओ, जब इंजेक्ट करने से इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ सकती है, तो इस सर्कल से पैसा बाहर निकालने से इक्विलिब्रियम इनकम कम भी हो सकती है। जब इन्वेस्टमेंट करने से मल्टीपल टाइम से इनकम बढ़ सकती है, आपने लास्ट में ये बताया ना सर मुझे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20, चेंज इन इनकम कितना था? 100। तो आपने बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। मतलब कि सर 100 डिवाइड बाय 20, मतलब कि सर मेरे पास कितना आ गया? 5 टाइम्स। मेरे पास कितना आ गया जी? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या? 5 गुना। मतलब सर इसका मतलब आपने क्या बताया कि कंट्री में जब हमने क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट, उसका 5 टाइम्स कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में क्या आ गया? चेंज। वेरी गुड। तो मुझसे बच्चा पूछ रहा है क्लास में, कुणाल से एक बात बताओ। मैंने हाँ बोलो। तो कह रहे कुणाल सर सेविंग करने से, कह रहे कुणाल सर सेविंग करने से मतलब पैसा बाहर निकालने से मल्टीपल टाइम से फिर कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम भी तो होती होगी। जब पैसा डालने से मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ सकती है, जब पैसा डालने से मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ सकती है, तो पैसा निकालने से मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम भी तो होती होगी। मैंने बोला बिल्कुल होती है, मैं बिल्कुल होती है जी। आप कर स्कोर देखिए। दूसरा
चल 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 बाहर चल, आप तो करा था बात, जल्दी बाहर चल, जल्दी बाहर चल, गुस्सा मत ला, लाइव क्लास चल रही है, बाहर से चली गई, अरे जल्दी बाहर चल अभी। हाँ जी, k is equals to delta y upon delta। तो मैं आपसे बस एक बार, मैं आपको बस सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से कंट्री की इकोनॉमिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ती है, तो कंट्री से पैसा निकालने से इकोनॉमिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम भी तो होती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं उसे? इसका मतलब मैं क्लास में आज का ये बात बोल रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा है? पॉजिटिव। बट कल को अगर आप लोग सिलेबस करोगे तो सिलेबस में आपको बोला जाएगा कि सेविंग्स हो रही है, क्या हो रही है? तो अगर सेविंग्स हो रही तो कंट्री की क्यों लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम आएगी, तो वहां जाके फ्यूचर में आप नेगेटिव मल्टीप्लायर भी पढ़ोगे। अभी आप लोग सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव मल्टीप्लायर। कौन सा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव मल्टीप्लायर। तो k is equals to, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? k is equals to delta y upon delta i, पर इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब कुनाल सर, कंट्री में जितनी इन्वेस्टमेंट आती है उसके मल्टीपल टाइम से कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती है। जितनी कंट्री के अंदर क्या आती है? इन्वेस्टमेंट, उसके मल्टीपल टाइम से कंट्री की क्या बढ़ती है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बट बच्चों देखो, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको समझाया था वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग समझाया था, बट टीचर आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं मानती। टीचर के अगर आप खुद सोचो, अगर आप कहीं बोल रहे हो कि टीचर प्लीज हमें बता देना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे बोलते हैं, तो टीचर आपको बता रही है कि भाई एक शेड्यूल में देखो, ये देखो बच्चों, एक में इन्वेस्टमेंट 40 है, और देखो बच्चों एक में इन्वेस्टमेंट 60 है, एक में इन्वेस्टमेंट 40 है और एक में इन्वेस्टमेंट 60 है। तो देखो, देखा बच्चा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 40 थी उसकी इनकम 300 वाली, जिसमें इन्वेस्टमेंट 60 थी उसकी इनकम 400 वाली है। हेंस प्रूव कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंट्री क्या बढ़ती है? लेवल ऑफ नेशनल। बट स्टूडेंट्स, ये चीज ना आप लोगों ने शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं, थ्योरी के अकॉर्डिंग समझानी है कि देखो, ये देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट बढ़ी, देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट बढ़ी, देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट से ये बढ़ा, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर जाकर कंट्री की क्या बढ़ी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फिर जाकर कंट्री की क्या बढ़ी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब कुणाल सर स्टेप्स बताना चाहते हो थ्योरी में? यस बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो लास्ट क्लास में क्या था? वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग था, सिर्फ वो सिर्फ शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रहा था कि देखो देख लो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कंट्री क्या बढ़ रही है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। बट इसी को हम लोग किसके थ्रू समझाते हैं? इसी चीज को हम लोग समझाते हैं वर्किंग के थ्रू। किसके थ्रू? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? वर्किंग ऑफ, बोलो, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग समझाई कैसे जाती है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, आप ये दिखाना चाहते हो ना कंट्री की इन्वेस्टमेंट, कंट्री ने किसने क्या करी है? इन्वेस्टमेंट, और उससे कंट्री की क्या बढ़ी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं ना, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले इस वर्किंग को समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में क्या हो रही है जी? इन्वेस्टमेंट। क्या हो रही है? तो मैं समझा रहा हूँ जी, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई 10 CR की या 100 की, 100 CR की। अब आपके सामने 100 CR की इन्वेस्टमेंट है, क्या इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट थी या फिर आपको पता था कुछ? नहीं। अभी आपके सामने किसी ने इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 100 CR। तो इसी को मैं बोलता हूं दैट इज डेल्टा आई। सबसे पहले ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको डेल्टा आई क्यों बोल रहा हूं। मैं इसको 100 CR को जिसमें डेल्टा आई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले इन्वेस्टमेंट कितनी की। अभी मेरे सामने किसने इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 100 CR की। हाँ जी, अभी मेरे सामने किसने इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 100 CR की। कितनी करी है? 100 CR। तो कंट्री में चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही कितना हो गया जी? 100। कंट्री में चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही कितना हो गया जी? 100। तो आप लोग प्लीज ध्यान से बात सुनो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्किंग जी।
अब मैम किसी ने अगर 100 करोड़ खर्च करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता है, आप सभी बच्चों को पता है कि ये क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास क्या है जी, इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी ने 100 करोड़ का क्या करा है, एक्स खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा है, तो किसी की तो क्या होगी, इनकम, बिकॉज वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम। तो किसी ने 100 करोड़ क्या करी है जी, इन्वेस्टमेंट, क्या करी है, तो किसी की तो इनकम हुई होगी कितने से, 100 से। किसी की तो इनकम हुई हुई कितने से जी, 100 सीआर की, कितनी जी, 100 सीआर की। अब इनकम होगी। अब मैंने आपको समझाना प्रोसेस, देख यार लक्ष्य ध्यान से और सुनिए। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम चल गया था। बोला देखो 40 की इन्वेस्टमेंट, 60 की इन्वेस्टमेंट, बोला देखो 300 इनकम अब कितनी होगी, 400। देखो हैंस प्रूफ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंट्री क्या बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। ये बात क्या होगी हमारे सामने, प्रूव होगी, ठीक है बचा है, ठीक है। बट आज ना मैंने सिर्फ ऐसे प्रूव नहीं करना, आज मेरे को स्टेप बताने पड़ेगा। स्टेप ये 1, फिर बच्चों स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप। इन स्टेप्स को आगे चलाने के लिए ना अरमान, मुझे बताना पड़ेगा कि इंसान की जितनी इनकम होती है उसमें से वो कितना फिर आगे खर्च करता है। मतलब मुझे एज्यूम करना पड़ेगा बच्चे सहज कि हमारी कंट्री के अंदर एमपीसी कितना है। मैं इस बात पे ध्यान इसलिए दे रहा हूं भाई, क्योंकि अर्जुन मैं बच्चों को बता पाऊं कि भाई स्टेप्स चले कैसे। अब ये इसके लिए सामने इस मिस्टर ए की इनकम हुई है 100 की, अभी आगे खर्च करेगा, फिर किसी और की इनकम होगी, फिर ताकि मैं बच्चों को समझा पाऊंगा कि देखो कंट्री की क्या बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल, तब मैं ये बात समझा पाऊंगा उनको। बट जब तक मैं इसे एज्यूम ही नहीं कर रहा हूं कि एमपीसी कितना है, इंसान अपनी एक्स्ट्रा इनकम का कितना परसेंट पैसा आगे खर्च करता है, जब तक मैं ये बात समझा ही नहीं पाऊंगा प्रोसेस चलेगा कैसे। इसका मतलब खुशबू बच्चे मैं सिर्फ 2 चीजें बोल रहा हूं, एक तो मुझे ये बता दे कंट्री के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितनी, और एक मुझे ये बता दे कि प्रोसेस को आगे चलाने के लिए एमपीसी कितना है। तू मुझे कोई सी भी ये 2 चीजें बता दे, जब मर्जी जितनी मर्जी, चाहे इन्वेस्टमेंट 100 बोल, चाहे 50 बोल, चाहे 500 बोल, चाहे 1000 बोल, और चाहे एमपीसी 0.5 बोल, चाहे 0.7 बोल, चाहे 0.8 बोल, मैं पूरा प्रोसेस समझा सकता हूं। और अब तो आप लोग मेरे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस होता है वैसे ही क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है। क्रेडिट क्रिएशन हमारा मनी इन बैंकिंग में था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। यहां बोल रहा हूं पूरी वर्किंग को समझाने के लिए 2 चीजें बता, कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और एमपीसी कितना है। वहां बोलता हूं इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ है ये बता, और आरबीआई कमर्शियल बैंक को कितना रिजर्व रखने के लिए बोल रहा है ये बता। वहां पर वो प्रोसेस भी नहीं समझा सकता आगे जब तक मुझे पहले ये 2 चीजें, यहां पर भी नहीं समझा सकता तब तक मुझे 2 चीजें नहीं पता, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एमपीसी। कह रहा है एमपीएस बताऊंगा, ठीक है वो बताते हैं, एक ही बात तो है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू, मैं निकाल लूंगा तो बता दो, एमपीसी बता एमपीएस कुछ बता। इसलिए अजम्पशन लेनी पड़ती है। मैं इस चीज पे जोर इसलिए दे रहा हूं दाक्षी, क्योंकि कुछ बच्चे में बोलते हैं सर हमारे टीचर ने तो एमपीसी 0.5 पता है और आपने हमें एमपी 0.90 ले, अरे कोई मर्जी ले, तो 0.74 ले करते रहिए फिर एस्टिमेट कि 74% 100 कितना होता है, करते रहिए। मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की नहीं, मैं तो लूंगा 0.50 हर चीज का आधा, मैं अपना इजी मेरे लिए इजी हो जाएगा। बाकी तुम यार, बाकी भाई तुम्हारे पास कल वो क्वेश्चन आ जाए कि ये दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, इतनी दी हुई एमपीसी या फिर एमपीएस दिया हुआ, या फिर सोच एमपीसी भी नहीं दिया हुआ, डेल्टा सी और डेल्टा वाई अलग अलग दिया हुआ है। तो इस इंसान बुद्धिहीन बच्चे को डेल्टा सी और डेल्टा वाई को पहले डिवाइड करके एमपीसी निकालना पड़ता है। और देख फॉर्मूला सारे पता है, पर ये तो पता होना चाहिए कि 2 चीजें चाहिए होती हैं, वो ढूंढना पड़ता है। और आपके पास ना सुनो, जब से मैंने ये मेरी आज 4th क्लास है, जब से मैंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया, एक पार्ट इंपॉर्टेंट कवर किया मैंने, हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया उसके अंदर। जब चाहो ना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रिवाइज करना, अब 6 घंटे खुद लगा लेना अपने आप इन्हीं वीडियोस के साथ, 6 घंटे जब मर्जी लगा लेना, पूरा इनकम एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा रिवाइज। बट ये याद रखना, आज इस वर्किंग को समझाने के लिए, मुझे 2 चीजें चाहिए थी। कौन कौन सी? एक, कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा उसको मैंने पेपर में तो हेलो थ्योरी में तो इन्वेस्टमेंट लिखा था, मैंने उसे डेल्टा इन्वेस्टमेंट करा है, ये बात समझ आई। वो इन्वेस्टमेंट लिख के देंगे, वो तो ये लिख के देंगे मिस्टर ए मिस्टर बी ने करी इन्वेस्टमेंट, उसको खुद क्या करना है, क्योंकि तुझे थोड़ी पता है कि पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी। या फिर अच्छा है तो ठीक है डेल्टा आई थी, अब सीधे दे दिया, वो क्या लिखा हुआ है डेल्टा। तो बच्चों यार ये चीजें
खुद ही सोचनी पड़ेगी। ये क्या इसमें क्या लर्न कर लोगे? वो तो क्वेश्चन जैसा है उसके बेस पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सॉरी हाँ जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, डेल्टा आई कितनी थी 100, एमपीसी ले रहा हूं 0.50, कितना ले रहा हूं 0.50, एमपीसी ले रहा हूं 0.50, एक सेकंड इनकम कितनी थी 100, अब वही सेम डीसीपीटी लाइन 1% एक्सपेंडिचर 11% इनकम, अब इसी क्या होगी इनकम, कंट्री में एमपीसी के चल रहा है 0.50, तो कंट्री के अंदर एक सेकंड होना, क्या तुमको पता है कंट्री के अंदर पहले इनकम कितनी? तुम्हारे सामने किन भाई साहब की इनकम हुई है? एबी, नाम तो बोलो किसकी हुई है? एबी। तो कंट्री के अंदर टोटल चेंज इन इनकम का कॉलम बना दो एक साथ साथ, कोई दिक्कत तुम्हें इस बात? सर क्यों बना रहे कॉलम? अरे खुशबू दिखाना यही चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से टोटल इनकम में चेंज आता कितना है, वही तो प्रोसेस दिखाना चाहता हूं। सर साथ साथ दिखाओगे? हाँ साथ साथ दिखाऊंगा सर, मेरी टीचर ने तो एंड में बताया था, ठीक है वो तो मैं साथ साथ दिखा रहा हूं। हाँ दिखाओ साथ साथ दिखा रहा हूं, ये देखो ए से पहले किसी की इनकम हो तुम जानते हो नहीं जानते? किस तुम्हारे सामने किसकी हुई? ए की। तो मैं तो आपको कंट्री में सिर्फ ए ही है, कौन है सिर्फ ए, तो कंट्री का टोटल चेंज इनकम कितना आ गया 100। कोई बच्चा रन कर रहे हैं सर ये y और डेल्टा y करेक्ट सेम आएगा ना? मैं भी हाँ बोलता हूँ हाँ। मैं इस वक्त नहीं समझ सकता ये बात है भाई, बोला हाँ यार सर सब में सब सबसे क्यों हाँ। अच्छा एमपीसी का 0.50, तो भाई साहब ने खर्च कितना किया होगा 50 और सेव कितना किया होगा 50। मैंने तो बच्चों को साथ साथ टोटल चेंजिंग कंजम्पशन भी कराया, कितना है सिर्फ 50, टोटल चेंज सेविंग भी कराया नहीं। ये देखिए क्या बोल रहा हूं, टोटल चेंज इन कंजम्पशन कितना है 50, टोटल चेंज इन सेविंग भी कितना है 50। इन तीनों कॉलम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नहीं कराता, मैं भी नहीं कराता ज्यादा, मैं भी नहीं करवाता, बट क्या दिक्कत है साथ साथ चेंज दिखा रहा है साथ साथ। सर ये स्टेप आप बताओ पोजीशन, सर नेक्स्ट स्टेप आप पोजीशन, नहीं तो भाई मेन क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट हुई है लास्ट पोजीशन बताओ, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो डायरेक्टली आप लास्ट पोजीशन भी कह सकते हो, और मैं बताऊंगा भी टीचर आपको लास्ट पोजीशन कैसे दिखाते हैं इकट्ठे, बट मैं साथ साथ फाइनल पोजीशन दिखाता हूं। तो क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है 3 कॉलम, पर ठीक है सुनो जी, कितनी कंजम्पशन हुई 50, कितनी कंजम्पशन हुई 50, तो एक वही सेम डिसिप्लिन लाइन 1% एक्सपेंडिचर अनदर पर्सन इनकम, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम, तो इनकम इससे खर्चा कितना किया है 50, तो दूसरे की इनकम कितनी हुई होगी 50, एमपी से चल रहा 0.5। अभी तुम्हारे सामने मिस्टर डी की इनकम हुई है, कंट्री का टोटल चेंज इन इनकम पहले कितना आया था 100, अभी किसकी हुई है बी की कितनी 50, तो अब टोटल चेंज कितना हो गया 150। पहले तुम्हारे सामने टोटल चेंज इन कंजम्पशन सेविंग कंजम्पशन कितना आया था 50, अब 25 की और कंजम्पशन हुई है, टोटल कंजम्पशन कितनी होगी टोटल सेविंग। सर इससे आगे नहीं कर सकता, ये बड़ी इजी कैलकुलेशन थी, इतनी होगी बहुत बड़ी बात है, ऐसे हो जाएगी, बट मैं रिस्क नहीं हुआ हो जाए। अब सर मेन पार्ट क्या था, सर मेन बात ये था, आप ये बताना चाहते थे कि कंट्री के अंदर जो 100 से क्या हुआ है इन्वेस्टमेंट में चेंज, उससे कंट्री का टोटल चेंज इन इनकम कितना आएगा, उससे कंट्री का टोटल चेंज इन इनकम कितना आएगा, बस यही समझाना चाहता हूं, उससे कंट्री का टोटल चेंज इन इनकम कितना आएगा, सिर्फ यही एक बात समझाएंगे। तो सर फिर इतना राउंड 2 से 3 राउंड दिखाने पड़ेंगे, कम से कम 2 से 3 राउंड दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग थ्योरी वो भी लिखनी है। थ्योरी बनती है बाद में, पहले बनता है शेड्यूल, और जिसने शेड्यूल बना लिया ना मुझे लगता है कोई बना लेगा थ्योरी। ऑप्शन लिखना क्या है, वो मतलब करना क्या है, मेन पार्ट ये था कि कितना चेंज आया इन्वेस्टमेंट, उससे कितना चेंज आया इनकम। सर इनकम और इन्वेस्टमेंट और इनकम में कितना चेंज आया, मतलब डेल्टा आई की बात कर रहे हैं अरमान, और डेल्टा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, और मैंने k की एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, पढ़ा हुआ सबने जी? हाँ जी खुश जी, k इज इक्वल्स टू बोलो, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.50, तो 1 अपॉन 0.50 मतलब 2,
हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ गया जी 2, क्या आ गया 2, मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स। इसका मतलब सर राउंड को बिना पूरे करे, आप ध्यान से देखना जी, राउंड को बिना पूरा करे। सर मैं बात करता हूं सर, टोटल चेंज इनकम कितना है बिना शेड्यूल बनाए, कितना है 2 गुना, तो 100 का 2 गुना 200, तो टोटल चेंज इन इनकम कितना आएगा जी 200। इसका मतलब सुनो, अब मेन बात सुनना, जो तुम पढ़ रहे हो टोटल चेंज इन इनकम पहले कितनी हुई 150, फिर कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, और आखिरी वाली सबको ऐड करके नहीं करा, आखिरी वाली टोटल चेंज इनकम कितनी होगी जी 200। सर ये राउंड यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि जितना पैसा कंट्री में क्या करा जाता है इन्वेस्ट, धीरे धीरे वो पैसा वहां से निकाला जाता है। पहले कितना सेविंग करी 50, फिर कितना निकाल लिया और 25, टोटल चेंज सेविंग भी तो बढ़ती जा रही है। तो ये राउंड कब तक रुक गया होगा, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जब उतनी का टोटल चेंज इन सेविंग्स। मेरी बात सुनो, ये सर्कल है, हेलो ये क्या है सर्कल, इस सर्कल तुमने कितना डाला था 100 से या कितना डाला था, अब इसमें से 25 निकाल लिया, फिर 12 निकाल लिया, फिर 5 निकाल लिया, जब तक जिन्हें डाला था उतना ही पूरा जब निकाल लेंगे तो इस 100 करोड़ से होने वाली साइड ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएगी। सर साइड ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएंगी, हाँ जी, सिर्फ किससे, इस 100 करोड़ से। ऐसे ट्रांजैक्शन तो बहुत होती है, बट सिर्फ किस अमाउंट से, इस 100 करोड़ से होने वाली साइड ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएगी। मतलब कि टोटल चेंज इन सेविंग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते, आखिर वाला कितना होगा 100। अब देख टोटल चेंज इन इनकम कितना है 200, टोटल चेंज इन सेविंग कितना है, तो टोटल चेंज इन कंजम्पशन भी कितना होगा। अब टीचर क्या कहते हैं, सुन अरमान, अरमान ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन 3 से काम चल जाता है। कहते हैं इसको ऐड करके, क्या ऐड करके टोटल चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा 200, इसको ऐड करके टोटल चेंज इन सेविंग 100, और इसको ऐड करके लास्ट वाला कितना जी 100। बस हम क्या कर रहे थे, हम हर राउंड में इन तीनों कॉलम पर क्या बता रहे थे टोटल। ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपका इससे काम भी चल सकता है, बट मैं क्या करता हूं थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए बेटर टोटल साथ में बताया जाए, तो मैं लिख और बेटर सकता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जल्दी बताओ, मैं दोबारा एक बार मेरे पास, इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, हाँ जी इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है जी 100, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई 100, हाँ जी, और एक और चीज चाहिए क्या, एमपीसी, वो है 0.90, कितने 0.90। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है 100 करोड़ की, तो ये क्या होगा डेल्टा आई, क्या होगा जी, तो डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, एमपीसी कितना है जी 0.90, डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, एमपीसी कितना है जी 0.90। एक काम करते हैं, बिना वर्किंग करे हम पहले निकाल लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से कंट्री की टोटल इनकम में कितना चेंज आएगा। सर कैसे निकालेंगे सर, K is equals to 1/1 minus NPC, that is 1/1 minus 0.90, that is 1/0. तो कितना हो गया जी 10 टाइम्स, कितना हो गया जी 10 गुना, तो 100 का 10 गुना 1000, मतलब कि सर टोटल चेंज इन इनकम इस पूरे प्रोसेस से कितना आएगा जी 1000, बिना शेड्यूल बनाए। सर आप शेड्यूल बना दो थोड़ा सा, अब मैं अगर शेड्यूल बना देता हूं तो मेरी एक बार हेल्प कर देना फिर साथ बस। हाँ जी, इनकम कितना है जी 100, इनकम कितना है जी 100, कंजम्पशन 90 मतलब कितना 90, यस 0.90 था ना, और तो सेविंग जितना कंज्यूम हुआ उतना ही फिर किसी और की कितनी हुई 90, कंजम्पशन सेविंग। सर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, राउंड वाइज राउंड सेविंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर पहले सेविंग कितनी थी, अब और बड़ी कितनी होगी 90। सर सेविंग बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कब तक पैसा निकालते रहोगे, जितना पैसा जब तक डाला था उतना पैसा जब तक, मतलब कंट्री के टोटल बोलो ना, टोटल चेंज इन सेविंग कितना आएगा 100, क्योंकि टोटल चेंज इन पैसा डाला तो कितना गया था 100। तो राउंड कब तक चलेगा सर, सर ये राउंड तब तक चलेगा जब तक पूरा टोटल 100 करोड़ बाहर सर टोटल सेविंग्स 100 करोड़ हो जाएगी, उस टाइम पर टोटल इनकम तो मैं निकाल चुका सर, टोटल चेंज इन इनकम कितना आएगा जी 1000।
तो कंट्री के टोटल चेंज इन इनकम आया 1000, उसमें टोटल चेंज इन सेविंग कितना आ गया 100। तो कंफर्म्ड है कि टोटल चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा 900। क्लियर, एकदम क्लियर। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी आ सकती है, या सिंपल क्वेश्चन। देखो ये बात तो कंफर्म्ड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर में से एक मल्टीप्लायर तो आपके पास आ ही गया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर से आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है जी, इसको कोई नहीं हो सकता है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मनी एंड बैंक चैप्टर नहीं, कौन सा है जी, इन्वेस्टमेंट। इसी को बोलते हैं क्या, वर्किंग, जो आपको बता रहा हूं इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी की थ्योरी आप लोगों ने कवर करनी होती है, ध्यान से देखना जी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे मैक्सिमम पार्ट पढ़ाए हैं, जिसमें सामने ये सारे फॉर्मूलाज आए हैं। APC is equals to C upon Y. हाँ जी, APC is equals to C upon Y. APS is equals to S upon Y. APC plus APS is equals to 1. MPC is equals to delta C upon delta Y. MPS is equals to delta S upon delta Y. MPC plus MPS is equals to 1. और इसके फॉर्मूला होता है 1 minus MPC is equals to MPS, 1 minus APC is equals to APS. C is equals to C bar, हाँ जी, C is equals to C bar plus MPC bar. S is equals to S bar plus MPS bar. K is equals to delta Y upon delta I. अब लास्ट क्लास से मैंने आपको K is equals to delta Y upon delta I समझाया था। That is, there is change in income due to change in investment. Change in income due to change in investment. मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था। बट ना मैं आपको ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलाज और हैं, वो निकलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रिलेशन से। मतलब कि कुणाल सर ये बताओ कि के और एमपीसी में रिलेशन कैसा है? सर के का मतलब क्या होता है, पहले एमपीसी का मतलब दोबारा बता दो सर। एमपीसी, सर एमपीसी का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का मतलब क्या है, डेल्टा सी अपॉन, हाँ जी, एमपीसी का मतलब क्या है जी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी अपॉन एमपीसी। अगर कल को बच्चों एमपीसी बढ़ता है, एमपीसी कब बढ़ेगा, जब डिवाइड करने में ऊपर डेल्टा सी बढ़ेगा। एमपीसी कब बढ़ेगा, जब डिवाइड करने में ऊपर डेल्टा सी। तो अगर एमपीसी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, डेल्टा सी, है ना? ठीक है, डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन। अगर बढ़ रही है तो किसी और की फिर बिकॉज़ 1% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा पर्सन। तो अगर चेंज इन कंजम्पशन बढ़ रही है तो मतलब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में डेल्टा वाई भी तो बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं देखो, चेंज कि अगर कल को क्या बढ़ेगा, एमपीसी। एमपीसी क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है, डेल्टा सी बढ़ रहा है तो किसी और की, और डेल्टा वाई आता कहां पर, ऊपर के में ऊपर आता है। तो अगर ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब एमपीसी के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू और वैसे भी अर्जुन, एमपीसी का मतलब क्या है, कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंट्री के अंदर पैसा तो आ रहा है, जा रहा है, जब आ रहा है कंजम्पशन हो रही है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू तो बढ़ेगी। सर ये तो आप पैसे तो आए थे, खर्चे से सर वैल्यू बढ़ती ही है, खर्चे से सर वैल्यू, चाहे सर वो खर्चा कंजम्पशन का हो चाहे वो खर्चा इन्वेस्टमेंट का हो। हम चाहते हैं सर लोग क्या करें, खर्च और सेव कम करें। सर सेविंग इज बोथ वाइस एंड वर्च्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग हमारे पास सर बहुत बुरी है सर, इसलिए कहते हैं लोग सेविंग नहीं क्या करें, खर्चा, चाहे वो खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो चाहे वो खर्चा कंजम्पशन।
तो के और एमपीसी का रिलेशन खुशबू मुझे क्लियर हो गया सर। एमपीसी और के का रिलेशन है डायरेक्ट, कैसे रिलेशन है? और सर इस डायरेक्ट रिलेशन को फिर इंडिकेट कैसे करते हैं? के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अच्छा यहां से सर इन्वर्स मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला आ गया। अच्छा यहां से एक और फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आया कहां से सर? फॉर्मूला आया एमपीसी और के की रिलेशन से। फॉर्मूला आया कहां से सर? एमपीसी और के रिलेशन से। कहां से? एमपीसी और के से। सर ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है दैट के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और सर फिर एमपीएस के साथ रिलेशन सर सेम स्टोरी। यस सर। सर एमपी हाँ जी सर एमपीएस, अगर एमपीएस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? अगर एमपीएस बढ़ रहा है, एमपीएस होता है कैसा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस अपॉन अगर हमको क्या बढ़ रहा है? एमपीएस मतलब क्या बढ़ रहा है? डेल्टा एस। अगर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो किसी और की और किसी और की इनकम डेल्टा वाई के ना आता कहां है? ऊपर। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू भी तो फिर के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मतलब एमपीएस और के में बच्चों, हाँ जी एमपीएस और के में कैसा रिलेशन है जी? इनवर्स। एमपीएस और के में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इस इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट कैसे करते हैं सर? दैट के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। और एमपीसी के साथ k is equals to 1 upon 1 minus MPC। और ओरिजिनल फॉर्मूला k is equals to delta y upon delta I। तो k is equals to 1 upon 1 minus MPC 1 upon MPS delta y upon delta I। ये हमारे पास k के फॉर्मूलाज हैं। इससे पहले हाँ जी, इससे पहले हम लोग जो फॉर्मूलाज कर रहे थे वो यहाँ पर मैं लिखवा रहा था। ये रहे वो सारे फॉर्मूलाज। ये आपको दोबारा से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें जो फॉर्मूलाज आप लोग देख रहे हैं ये टाइम के साथ सीखे जाते हैं। एकदम से आप लोग नहीं कर सकते, टाइम के साथ होता है जी। बट हाँ इसमें ऐसा कोई एक भी फॉर्मूला नहीं है जो हमने कवर ना किया हो अपने न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल भी आता है। क्या आना है? ऐसे एक न्यूमेरिकल। उसके लिए सारे में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने छोड़ दी। आप जरा ध्यान से बात सुनेंगे जी। सर एक बार बताना कुणाल सर, मैंने हाँ जी बोलो। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे जी? इनकम का मतलब हाँ जी, इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिसोर्सेज। और क्वेश्चन क्या है कि मैं कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉयड, इससे मेरे पास क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू तो क्या होती है सर? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। और सर क्वेश्चन ही क्या था कि कितने रिसोर्सेज लगाओ। तो सर दो लोग आए थे, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। सर ट्रेडिशनल वाले क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। सर मॉडर्न क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट। सर पहले आपने हमको पूरे 3-4 क्लासेस में, 2 क्लासेस में क्या किया? आपने हमको बताया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आते कैसे। सर ये निकालने के लिए आपने बताया कि आते AD is equals to AS। सर AD is equal to C plus I, AS equals C plus S। तो पहले आपने हमें क्या समझाया? C। सर C का मतलब था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके साथ दो फीचर थे। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एज इनकम increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption। ऐसी सर सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। At zero level of income savings are negative. As income increases saving also increases, but increase in income is always more than increase in savings। सेविंग के फंक्शंस आ गए थे। उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको समझा दिया, उसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इन्फ्लेशनरी गैप और उस इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस और रीजंस, इन्फ्लेशनरी गैप के भी कॉजेस और रीजंस। ये पार्ट खत्म होने के बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अंडर और ओवर पर तो एक लोग शायद फिर सुनाई किसमें थी? फुल पर। एक ये वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मुझे समझना चाहिए।
जो मतलब लास्ट मेरी तरफ से रह गए, ADAS अप्रोच, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आती कैसे, व्हेनेवर, हाँ जी, व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू AS, whenever AD is equals to AS। सर AD का मतलब क्या है, C प्लस I, AS का मतलब क्या है, C प्लस S, मतलब सर I is equals to S। मतलब हमारे पास दो अप्रोचेस थी, एक हमारे पास AD AS अप्रोच और एक S is equals to I अप्रोच। एक मेरे पास AD AS अप्रोच और एक मेरे पास S is equals to I अप्रोच। S is equals to I अप्रोच, एक AD AS और एक S is equals to I। क्लियर? तो इन दोनों अप्रोच को समझेंगे, बस समझाने वाला काम करो। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं AD-AS अप्रोच। सबसे डिस्कस कर रहे हैं AD-AS अप्रोच। अब इस AD-AS अप्रोच को समझाने के लिए अरमान सबसे पहले समझाएंगे AD के बारे में, एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले समझाएंगे AD के बारे में, एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल C प्लस I, या फिर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हां जी सर, ठीक है। तो AD की आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आप AD का बोलोगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपका फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ किसका आएगा जी? AD का, जिसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पास AS, सर AS इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। AS is equals to national income, and there are two components of AS, that is C plus S। C plus S। आप AD के बारे में, AS के बारे में, उसके बाद AD और AS का डायग्राम थर्ड पार्ट में जी। क्या बोल रहा हूं जी? AD और AS का डायग्राम, ये मेरे पास थर्ड पार्ट में। सर सी डायग्राम बनाऊंगा, कोई C नहीं कोई I नहीं। सर ये मेरे पास क्या? AS। सर ये मेरे पास क्या? AD। सर ये मेरे पास इक्विलिब्रियम, ये सर आउटपुट, बस और कोई डायग्राम, क्योंकि आपने सिर्फ बताना है कि AD-AS अप्रोच से क्या आता है, कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। जब ये थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा जी, थर्ड पार्ट खत्म होती है आपके पास फोर्थ पार्ट सबसे मेन। आपको पता है हमेशा से कि जब कभी भी हम लोग दो चीजों को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो उसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम उसके अपोजिट डायरेक्शन समझाते हैं। उसको इक्वल प्रूफ करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन, और सर अपोजिट डायरेक्शन, सर व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज मोर देन AS एंड व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS। What happens when AD is more than AS and what happens when AD is less than AS? तो सुनो मेरी बात जी, ध्यान से बोलिए। AD is more than AS और AD is less than AS में अगर इन्वेंट्री वाली बात नहीं समझाई तो प्रॉब्लम है। सो ध्यान से जी, AD is more than AS and AD is less than AS। So सबसे पहले ऊपर वाला जी, whenever aggregate demand is more than aggregate supply, whenever aggregate demand is more than aggregate supply, that means the consumer is demanding more but the producer is willing to supply. Just because of this, the inventory level of the producer starts falling down. Inventory level of a producer starts falling down. To bring back the inventory to the desired level, to bring back the inventory to the desired level, producer will increase production. Producer will increase production, and producer will continuously increase production until AD becomes equals to AS. सिंपल सी बात कुरान सर, जब AD ज्यादा था और AS कम था, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था, एग्रीगेट सप्लाई कम था। जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम था सर, तो इन्वेंटरी लेवल क्या होता था? कम। तो उस इन्वेंटरी लेवल को वापस लाने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या इंक्रीज कर दी? प्रोडक्शन। बस
and whenever AD is less than AS, aggregate demand is less than aggregate supply. Whenever aggregate demand is less than aggregate supply, सर जब डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा, सर इन्वेंटरी लेवल स्टार्ट्स राइजिंग। कि प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है ज्यादा जबकि डिमांड क्या है कम, तो इन्वेंटरी लेवल स्टार्ट्स राइजिंग। So to bring back the inventory to the desired level, producer will cut down the production, and producer will continuously cut down the resources in input of resources until AD becomes equals to AS. ये 5 पैराग्राफ्स में हमारे पास 5 चीजों के अंदर, 5 पार्ट के अंदर AD/AS अप्रोच को समझाया है। मैंने ये देखा नहीं, इसमें अगर आपने इन्वेंटरी लेवल की बात नहीं करी तो मजा नहीं आया चैप्टर में। इसी अप्रोच को, इसी AD/AS अप्रोच को S इज इक्वल्स टू I के नाम से भी आ सकता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ सेम है, बट 2 पैराग्राफ स्टार्टिंग में चेंज करने पड़ेंगे। कैसे सर? S इज इक्वल्स टू I अप्रोच था, S इज इक्वल्स टू I अप्रोच है सर। तो जब कभी भी मैं बच्चों S इज इक्वल्स टू I अप्रोच के बारे में बात करूंगा, सबसे पहले आपको समझाऊंगा that what happens when S is more than I and what happens when S is less than I। अब अगर ये बात सोच, अगर सेविंग ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम है, सर सेविंग लोग ज्यादा कर रहे हैं मतलब लोग खर्चा, और सर खर्चा तो क्या होता है AD। आप लोगों ने तो मुझे बोला that AD is equals to, ये बोला ना एग्रीगेट डिमांड is equals to एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अगर सप्लाई ज्यादा है और सेविंग्स ज्यादा है तो मतलब कंजम्पशन, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कम है तो मतलब AD। मतलब आपको पहले प्रूफ करना है that saving, if saving is more than investment, that means AD is less than AS। पहले आपको अपनी बात यहाँ पर लेकर आनी है कि if saving is more than investment, that means the consumption expenditure will be less than the saving, and the consumption expenditure is a part of AD. That is why we conclude that if saving is more than investment, that indicates AD is less than AS। और जब आपके पास है AD is less than AS, same story बोलना, the producer is willing to supply more, but the consumer is demanding less। Consumer demanding less, that is why the inventory level starts rising to bring back the inventory to the desired level, so we cut down the production। और यहीं पर भी आप अगर बोलोगे saving is less than the investment, saving कम है और investment ज्यादा है, saving कम और investment, तो if saving is less than the investment, that means saving कम हो रही है, मतलब लोग खर्चा, इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है खर्चा, तो खर्चा किसका पार्ट है AD का। तो if saving is less than investment, that means AD is more than AS। आई AD के अंदर आता है ना AD, तो AD is more than AS। तो whenever AD is more than AS, that means consumer is demanding more, but the producer willing to supply, inventory level starts falling down, the desired level, producer will increase the production। इसके स्टार्टिंग के ऐसे लाइक की इंट्रोडक्शन देनी है, मैं बस मेन पार्ट बता रहा हूं। आपने बस बताना है कि सेविंग कर्व at zero level of output there is a negative saving as income increases, saving also increase, saving curve is upward sloping curve। in this chapter we are assuming that the investment is constant, investment is parallel to x axis, investment is autonomous। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंट्रोडक्शन देनी है। मेन जो 2 पैराग्राफ चेंज करने हैं जिसके मार्क्स मेन में लगते हैं हमेशा, क्योंकि चाहे I is equals to S हो चाहे AD is equals to AS हो, किसी भी 2 चीजों को इक्वल प्रूव करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन समझानी पड़ती है। सो ओरली अगर बात करी जाए चैप्टर फिनिश, और इस चैप्टर में कुछ नहीं। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करा दिए थे, यस सर। 2 मेजर्स थे, एक आरबीआई और एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी थी? गवर्नमेंट की। 2 आते टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी कैप और डिफ्लेशनरी कैप, रीजंस और effect, reasons or effects, over employment, under employment and full employment। yes, over employment, under employment and full employment, numerical, क्या बोलो numerical, AD/AS approach, S is equals to I approach,
इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ये हमारे पास 6 मार्कर के सारे क्वेश्चंस। सर फिर रह गए क्या? एग्जांटे किसे कहते हैं, एक्सपोज कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की प्रॉपर डेफिनेशन। अब मेरे पास 1 मार्कर पार्ट, मतलब समझाने के लिए नहीं, रीड करने के लिए। जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाना था वो आज फिनिश हो गया है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है समझाने के लिए। हम लोग रीडिंग से थोड़ा सा पार्ट रीडिंग हमने कवर किया था अपनी क्लासेस में, हम लोग आगे कंटिन्यू भी रीडिंग से ही करेंगे। मुझे रीडिंग के लिए भी, अब रीडिंग है तो वो बहुत जल्दी होती है, मुझे रीडिंग के लिए भी कम से कम पूरी एक क्लास चाहिए जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे जी, रीडिंग। फ्रॉम मंडे से आपकी जितनी भी रेगुलर बैचेस थे उस पे इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट मतलब क्वेश्चन आपके पास बच्चे। संडे से पहले मैं आपको शेड्यूल दूंगा एक, जिसमें हर क्लास में क्या कौन चैप्टर कवर करूंगा वो बताऊंगा। आपका मन हो अपना रेगुलर बैच अटेंड करो जी, जिसमें वो चैप्टर कवर हो रहे हैं। मेन क्वेश्चंस कराऊंगा उस चैप्टर के पास और छोड़ दूंगा। ये बैच ऐसे ही चलते रहेगा। आज हमारे पास 12 और 13 मार्च होगी, 15 डेज आज के, अप्रैल 1 महीना, टोटल मिला के हमारे पास 15 क्लासेस हैं जी। 15 क्लासेस है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जिन 15 क्लासेस में हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज ये चैप्टर्स कवर करेंगे। आई बात समझ? मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी शिफ्ट करूं आपको वहां पर, जिससे कि सारे बच्चे आराम से बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है जी, जय माता दी।